हाय डियर स्टूडेंट, मैं जितेंद्र सिंह जेके सुपर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला होता क्या है। आइए बताते हैं वर्णमाला के बारे में। देखिए, वर्णमाला में सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होता है? देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसका हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, यानी इससे छोटी इकाई भाषा में और भी दूसरी नहीं है। अर्थात जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो हम बताएंगे, जैसे देखिए, छोटा आ, ई, उ, का, खा, गा, घा आदि। इस तरीके से जो आपके अक्षर होते हैं ये वर्ण के ही अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये वर्णमाला में गिने जाते हैं। तो वर्णमाला, देखिए, अब हम बताएंगे वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला होता क्या है। देखिए, वर्णमाला वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसको? वर्णों के सार्थक समूह को, यानी जो सीक्वेंस में, यानी जो क्रम से लगा हो। ऐसा नहीं कि जैसे का के बाद गा, गा के बाद अंगा, अंगा के बाद छा, इस तरीके से नहीं। हम सीक्वेंस का मतलब है कि क्रम बाई क्रम, का, खा, गा, घा, इस तरीके से। जैसे का, खा, का, खा, गा, घा, इस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तब ये वर्णमाला हमारा कहलाता है। देखिए, कह रहा ना कि वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण। ध्यान दीजिएगा, ये कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। देखिए, अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले को हम स्वर कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को व्यंजन कहते हैं। देखिए, यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए, होता क्या है। सबसे पहले हम अब आपको बताएंगे स्वर के बारे में कि स्वर होता क्या है। देखिए, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे क्या कहलाते हैं? वे स्वर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे स्वर। यानी इनका जो उच्चारण होता है स्वतंत्र तरीके से होता है, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या कुल मिलाकर 11 होती है, लेकिन वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, अब कह रहा है स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने हैं? स्वर के कुल मिलाकर 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला आपका है ह्रस्व स्वर, और दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका है प्लुत स्वर। पहला क्या हमने बताया? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब देखिए, हम बारी बारी से जानेंगे स्वर के बारे में कि स्वर क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। देखिए, ह्रस्व स्वर जहां पर यानी अल्प समय, कम समय, सबसे कम समय लगे, अर्थात एक मात्रा का समय, ओनली वन, मात्र एक मात्रा का समय लगे, वहां पर ह्रस्व स्वर होता है। यानी इसमें कोई मात्राएं नहीं होती हैं। जैसे आप देखेंगे, ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर 4 है। देखिए, 1, 2, 3, 4, ये कुल मिलाकर कितने हैं? ये कुल मिलाकर आपके 4 है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है।
अब हम बताएंगे दीर्घ स्वर के बारे में कि दीर्घ स्वर होता क्या है। देखिए जहां पर दो मात्रा का समय, कहां पर, यहां पर देखिए एक मात्रा का था, यहां पर दो मात्रा, जहां पर दो मात्रा का समय लगे वहां पर दीर्घ स्वर होता है। अर्थात ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय, कह लीजिए कि ह्रस्व स्वर से जहां पर ज्यादा समय लगे अर्थात दो मात्रा का समय लगे वहां पर दीर्घ स्वर होता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ आओ। यहां पर गलती से लिखा गया था, ये ए है, ऐ ओ आओ। ये कुल मिलाकर कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। हमने बताया ना कि जहां पर दो मात्रा का समय लगे वहां पर कौन सा स्वर होता है? दीर्घ स्वर होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ आओ। यहां तक आशा करते हैं सबको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बताएंगे लास्ट स्वर के बारे में जिसको हम कहेंगे प्लुत स्वर। देखिए प्लुत स्वर के बारे में हम जानेंगे कि जहां पर सबसे अधिक समय लगे, यानी ह्रस्व से भी ज्यादा समय लगे और दीर्घ से, यानी सबसे ज्यादा इन दोनों स्वरों से, अर्थात प्लुत स्वर में जहां पर सबसे ज्यादा समय लगे यानी 3 मात्राओं का समय लगे, सबसे अधिक समय लगे, वहां पर कौन सा स्वर होता है? वहां पर प्लुत स्वर होता है। जैसे देखिए ओम, ओम देरी तक हम उच्चारण कर रहे हैं ना, अर्थात यहां पर आपका प्लुत स्वर हो जाएगा। आशा करते हैं कि यहां तक सबके बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम आयोगवाह की चर्चा करेंगे। आयोगवाह होता क्या है? देखिए सबसे पहले आयोगवाह हम जानेंगे कि आयोगवाह कहते किसको हैं। तो आइए बताते हैं आयोगवाह के बारे में। जो वर्ण, ध्यान से सुनिएगा, जो वर्ण वर्णमाला में हैं, किसमें है? वर्णमाला में हैं, किंतु उसकी गणना ना की जाए, उसकी गणना नहीं की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? आयोगवाह वर्ण कहते हैं। आयोगवाह वर्ण कहते हैं। देखिए अब हम बताते हैं कि आयोगवाह होता क्या है। हमने कहा ना कि जो वर्ण वर्णमाला में हैं, यानी वर्णमाला में मौजूद हैं किंतु उसकी गणना ना की जाए, उसे आयोगवाह कहते हैं। हम बता रहे हैं आपको आयोगवाह के बारे में कि आयोगवाह होता क्या है। देखिए तो हम बताते हैं आयोगवाह। आयोगवाह में देखिए 2 वर्ण आते हैं। देखिए आयोगवाह में जैसे ये उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, अन और आहा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे क्या देखेंगे? अनुस्वार। अनुस्वार के बारे में जानेंगे। यह व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार क्या है? यह व्यंजन ध्वनि है जिसमें नाक से अधिक तथा मुंह से कम। यह कौन सी ध्वनि है? व्यंजन ध्वनि है जिसमें नाक के बल से ज्यादा और मुंह के बल से कम सांस ली जाती है, कम सांस ली जाती है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे अंजलि, ये अन है ना, देखिए नाक के बल आ रहा है। अंग, अन की मात्रा आ रहा है ना, नाक के बल हम बोल रहे हैं अन। अंक, ये भी नाक के बल बोल रहे हैं। ये अंगद। तो इस तरीके से अंजलि, अंग, अंक, अंगद आदि ये सब कौन सी ध्वनि है? अनुस्वार ध्वनि है। यहां तक बात सबके समझ में आ गई होगी। अब हम बताएंगे अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? देखिए ठीक इसके अपोजिट है। इसमें क्या है? इसमें मुंह से अधिक, मुंह से अधिक। देखिए अनुस्वार में मुंह से कम, नाक से अधिक था, लेकिन अनुनासिक में मुंह से अधिक तथा नाक से कम क्या ली जाती है? सांस ली जाती है। इसमें मुंह से अधिक
तथा नाक से कम सांस ली जाती है। अर्थात हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, जैसे आंगन, ये चंदबिंदी लगा हुआ है ना, आंगन, आंचल, ऊंट, उसके बाद ऊंचा, देखिए सब में चंदबिंदी लगा हुआ। आदि मतलब इसी तरीके से जहां पर चंदबिंदी लगी होती है वो क्या कहलाते हैं, वे अनुनासिक कहलाते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखिए, आंगन, आंचल, ऊंट, ऊंचा आदि। इस तरीके से हमको जिस भी शब्द पर अगर इन तरीकों की मात्राएं लगी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। अब देखिए आप समझेंगे विसर्ग। विसर्ग के बारे में क्या, देखिए विसर्ग जो होता है यह ध्वनि कंठ से हा, अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, हा। हा हमें प्राप्त होता है, हा की प्राप्ति होती है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे आता, हा आ रहा है ना, देखिए ये जो विसर्ग लगा हुआ है ये हमें हा का बोध करा रहा है। इन तरीके से देखिए, अतः, स्वतः, प्रातः, इसमें किसकी प्राप्ति हो रही है, हा की प्राप्ति हो रही है। यानी उच्चारण हम करेंगे तो हा के तरीके उच्चारण होगा, अर्थात लास्ट में हमें हा की प्राप्ति होगी। वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर विसर्ग हो जाएगा। आशा करते हैं यहां तक वीडियो सबके समझ में आ गई होगी। और यदि आपको अपने माइंड में इसको बैठाना है तो कलम और कॉपी में लगातार नोट करते रहें। आपको वीडियो देख लेने से कुछ होने वाला नहीं है, अर्थात हमारे साथ कलम और कॉपी लेके बैठे रहेंगे, लगातार नोट करते रहेंगे तो आशा करते हैं एक एक चीज आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी, फिर से दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इसके आगे फिर बताते हैं आपको व्यंजन के बारे में। ये हमने स्वर के बारे में सब कुछ बता दिया, स्वर के हमने बता दिया 3 भेद, उसके बाद हमने बता दिया अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये सब चीजें मैंने क्लियर कर दिया। अभी तक यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम बताएंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन होता क्या है। व्यंजन में जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, यानी ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं लेकिन जो है इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से, स्वर की सहायता से होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर कितनी होती है, 33 होती है और इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है और इनकी संख्या 33 होती है और इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए वीडियो हो सकता है हमारा थोड़ा लॉन्ग जरूर हो जाए, लेकिन अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, पूरी जानकारी लेंगे तो वास्तव में वर्णमाला पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वर्णमाला यहाँ से हम समाप्त कर देंगे। तो देखिए 3 भागों में, इन्हें कितने भागों में, 3 वर्गों में या भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन और नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। देखिए हम नंबर 1 स्पर्श व्यंजन के बारे में बताएंगे। इनकी संख्या जो है 25 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। देखिए का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये कुल मिलाकर कितने हो गए, ये 25 हो गए। अर्थात स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। और दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या जो है कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। 4 ये कौन कौन होते हैं, या, रा, ला, वा। ये 4 जो है आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इनकी भी संख्या 4 होती है। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसमें कौन कौन होते हैं, ये देखिए, ये आपका सीटी वाला सा है और ये पेट फारखा है,
ये सादा सा है और ये है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। देखिए या, रा, ला, वा ये अंतस्थ हो गए, ये सा और ये मूर्धन्य सा और ये आपका सिटी वाला सा और ये हा, ये भी 4 हैं। ये कौन हो गए? ये ऊष्म व्यंजन हो गए। अब हम बताएंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या 4 होती है, लेकिन ये 2 व्यंजनों के योग से, कितने व्यंजन? 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। तो हम 4 ये कौन कौन है और बनते कैसे हैं आपको हम बताते हैं। देखिए ये छा, ये छतरी वाला छा है, ये क और ये आपका मूर्धन्य सा के योग से बना है। किसके योग से? क और मूर्धन्य सा के योग से बना है ये आपका। ये दूसरा आपका है त्रा, ता और रा, ता धन रा के योग से ये बना है त्रा। और तीसरा आप देखिए ज्ञा, जा और इया के योग से आपका ज्ञा बना है। और ये स्रा जो है ये क्या कहते हैं? सीटी वाला सा और ये रा के योग से बना है। तो अब हम बताएंगे उच्छिप्त या उस्री व्यंजन के बारे में। उच्छिप्त या उस्री व्यंजन होता क्या है? इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है। जैसे देखिए नंबर 1 पे डा और ये ढा, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जैसे देखिए ये आपका लड़ाई शब्द है, लड़ाई, फिर सड़क, फिर कड़क। इसी तरीके से अन्य शब्द हैं, इनका हम प्रयोग इस तरीके से शब्दों में करते हैं। और ये ढा, ढा में जैसे आपका चढ़ाई, चढ़ाई, उसके बाद कढ़ाई, फिर पढ़ाई। इस तरीके से जहाँ पर शब्द आते हैं वहाँ पर ये हम इनका प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।